नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लेह सुलग रहा है, लेह लद्दाख जल रहा है और इस आग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी जलकर राख हो गया। क्या यह जेन जेड का आंदोलन का परिणाम है? क्या इस देश में भी नेपाल की तरह जेन जेड सड़कों पर उतरकर स्थापित भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, वादा खिलाफी और जो संस्थाएं हैं सरकारी और संवैधानिक उसके प्रति आक्रोश फूट पड़ा है? क्या सोनम वांगचुक जो विगत 3 साल से शांतिपूर्वक गांधी के अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो विदेश के हाथ में बिके हुए हैं? वो सोनम वांगचुक इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट जिसके नाम पर आमिर खान ने 3 इडियट्स बनाकर अरबों रुपए कमाए, वो क्या चाहते हैं? भाजपा को इनसे बात करने में क्या दिक्कत है? आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक रिफॉर्मिस्ट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनका जन्म उस वक्त के जम्मू कश्मीर में हुआ था और इन्होंने एक संस्था बनाई है, उसका नाम है सिकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। वस्तुतः तो हुआ ये कि आप सब लोग को पता है कि जब धारा 370 हटाया गया 2019 में, आप सब लोग को पता है कि 5 अगस्त 1919 को धारा 370 हटा दिया गया। जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख अलग से हो गया और कश्मीर अलग हो गया, यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये बट। शुरुआती दौर में लद्दाख में इसकी खूब प्रशंसा हुई, चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य में होने की वजह से यह क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित रहा। इसका अपना ज्योग्राफिकल, कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिकल इसकी आइडेंटिटी है। 1919 के बाद जो इनिशियल सेलिब्रेशन हुआ तो उसमें अन्य बातों के अलावा फिर कुछ चिंता की लहर उठी और चिंता बेसिकली 3 विषय को लेकर के थी। पहली कि अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ही बना रह गया तो इनको डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस इनके पूरे नहीं होंगे, इनके प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, इसलिए वहां पर कोई विधानसभा होना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधि होना चाहिए। कंसर्ट एक। दूसरा कि स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने चाहिए, नौकरी के अवसर बढ़ने चाहिए। और तीसरा कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है लद्दाख की वो अक्षुण्ण रहे। सोनम वांगचुक ने एक लेह अपेक्स बॉडी बनाया, LAB, और इसमें शांतिपूर्वक ढंग से वार्ता चलने लगी और प्रमुख मान ये था कि साहब इसको संविधान के 6ठे अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए ताकि इनका जमीन, इनकी संस्कृति और इनकी नौकरियां सुरक्षित रहें। मुझको याद है कि 3-4 साल हो गए सोनम वांगचुक माइनस टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में लगातार अनशन करते रहे, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखते रहे और धीरे धीरे इनका आंदोलन व्यापक होते गया। उसमें क्लाइमेट चेंज भी आने लगा, सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज भी आने लगे और हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। 2025 से इसमें कुछ और डिमांड्स आने लगे और स्पष्ट रूप से, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि कहा गया कि साहब जब इनसे कोई बात करने वाला, भाजपा की सरकार न बात कर रही थी, इनके जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे MP, उसको 2024 के चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया, तो ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन की ओर बताने लगी और कहा कि साहब इतना दिन हो गया। सोच लीजिए 2019 में 5 अगस्त को 370 धारा खत्म किया गया और लद्दाख अलग अस्तित्व में आया, तब से लगभग 6 साल हो गए हैं।
तो न तो छठी अनुसूची में शामिल करने की बात, पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिल रहा है और जॉब्स बढ़ नहीं रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन जैसे अन्य जगहों पर हिंदुस्तान में एक बीमारी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी जा करके उसके पूरे कल्चरल इथॉस को तार तार कर देता है। डेवलपमेंट के नाम पर क्लाइमेट और लोकल ट्रेडिशंस की धज्जियां उड़ा देता है। उसके दुष्परिणाम फिर वहीं के लोगों को भुगतने होते हैं। उत्तराखंड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे बादल फट रहे हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे तबाही हो रही है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। अब हुआ ये कि यह जो आंदोलन था सोनम वांगचुक का, ये धीरे धीरे जेन जेड में असंतोष फैलाने लगा। असंतोष इस बात को लेकर के होने लगा कि साहब, कुछ लोग इनफैक्ट सोशल मीडिया में जो ट्रेंड आंदोलन का बड़ा अलार्मिंगली बढ़ रहा है, वो नेपाल के इंसिडेंट्स के बाद में बढ़ा है। आप सब लोगों को पता है, नेपाल की घटना को आपने देखा कि कैसे जेन जेड यंग बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू पहले अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकाल रहे थे। जब उनके फ्रस्ट्रेशंस नहीं सुने गए तो वो फ्रस्ट्रेशंस वे फिर नाराजगी में बदल गई, फिर वो नाराजगी आक्रोश में बदल गया, फिर वो आक्रोश आंदोलन में बदल गया, फिर वो आंदोलन हिंसा में बदल गया और अंततोगत्वा नेपाल की सरकार को 48 घंटे के अंदर पलट दिया गया। पूरी चूल हिल गई। सारे इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट को जला के खाक कर दिया। प्रधानमंत्री की एक पत्नी जल के मर गई, वित्त मंत्री को रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारा, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री उसकी पिटाई हो गई। केपी शर्मा ओली, जिसको कहा जाता था कि माने विष्णु का अवतार है, कोई हटा नहीं सकता, ये अहंकार चूर चूर हो गया। देखिए, कहता है ना, प्रजातंत्र में हर 5 साल के बाद चुनाव होने का कारण यह है कि जनता को ये मौका मिलता है कि उसको पलट दिया जाए। लेकिन अगर आप लगातार 5 साल 10 साल फिर उसको कंटिन्यू कीजिएगा तो जो शासक है उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये किसी के साथ भी होता है। इंदिरा गांधी के साथ वही हुआ। राज्यों में, कुछ सारे राज्यों में भी जिसकी सरकारें, हम ये बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार के साथ वही हो रहा। वही स्थिति मोदी जी के साथ हो। पहली बार जीते, काम किया, दूसरी बार बहुत बहुमत आया, तीसरी बार फिर आ गए। तो बहरहाल, जहां तक लेह और लद्दाख का प्रश्न है कि ये नेपाल में जो जेनजेड का आंदोलन सफलीभूत हुआ, उसने इस देश में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में एक ट्रेंड पैदा कर दिया है। और ये जब ट्रेंड पैदा हुआ तो ये आंदोलन वांगचुक के हाथ से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होने लगा। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन हुआ और वो कैंपेन बाद में एक आंदोलन का शक्ल है। मजेदार बात क्या है कि जैसे जेन जेड ने नेपाल में किसी भी पॉलिटिशियन को घुसने नहीं दिया, 28 साल से अधिक उम्र के किसी नेता को, किसी व्यक्ति को उसको लीड नहीं करने दिया जाए ताकि ये इसको कोई पॉलिटिकल कलर दे के बदनाम न किया जा सके, ठीक उस प्रकार यहाँ भी कांग्रेस के लोगों को भगा दिया, कहा कि नहीं, आई डोंट रिक्वायर एनीवन। तो ये यंग बच्चों ने, जेन जेड ने वांगचुक को भी कहा कि बहुत हुआ आपका शांतिपूर्ण आंदोलन, नहीं चलेगा। और उसके बाद तिथि निर्धारित की विरोध प्रदर्शन का। सरकार ने कथित रूप से तैयारी भी की थी, लेकिन जब आक्रोश फूटा तो उस आक्रोश का निशाना सबसे पहले बना भाजपा और इसके दफ्तर को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। झड़प होने की भी सूचना आ रही है। चिंता का विषय क्या है, स्वाद समझिए। क्यों सरकारें, क्यों पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्यों ये नेता लोग किसी समस्या को फ्लैश पॉइंट तक पहुंचने देना चाहते हैं? क्या यह 6 साल का समय काफी नहीं था मोदी जी के लिए? थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में टर्मोइल, कश्मीर में छिटपिट घटनाएं हो रही है, अभी हाल में पहलगाम हुआ, इसके बावजूद भी वहां चुनाव हुआ। लेकिन लद्दाख तो बिल्कुल शांत है। यहाँ के लोग बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं। तो इनके फ्रस्ट्रेशन को क्यों नहीं समझ पाई सरकार? क्या इनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा? अच्छा, दुर्भाग्य क्या है भाजपा का कि इनके जो आईटी सेल के महान मालवीय जी हैं, इनको पता नहीं किस ग्रह से लोगों ने उठा के लाया है
और मैंने कहा ना कि जिन कारणों से किसका उत्थान होता है वही कारण उसके पतन का भी होता है। यही लोग इसके पतन का कारण भी बने। ये अजीत डोभाल, अमित मालवीय, ये जो ये सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं यही पर बात करेगा। इन लोगों ने क्या एंगल दे दिया है कि ये तो दूसरे कंट्री चीन से गाइड हो रहे हैं, और ऐसी लापरवाही, ऐसे गैर जिम्मेवाराना बात जब आप करिएगा दिल्ली में बैठकर कंप्यूटर और स्टूडियो में बोलिएगा, इससे आक्रोश भड़कता है। और ये नादान, बेशरम, जवाबदेही से भागता हुआ गोदी मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जुबान बोलता है, ये और आग में घी डाल रहा है। अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और कहीं ये जेड का यह आंदोलन जिसकी चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई कि कहीं नेपाल वाली आग लेह लद्दाख में भी तो नहीं पहुंच गई। और कम्युनिकेशन और इंटरनेट के इस ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में इस तरह की बात और इस तरह के आग को फैलने में समय नहीं लगता है। ये 6 साल गुजर गए और सरकार कान में तेल डालकर सोई रही। लेह लद्दाख का मामला सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है, एक सिग्नल है कि किसी भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास की आकांक्षा को यदि आप इन केन प्रकरण दबाने का, उसको कुचलने का कुत्सित प्रयास कीजिएगा तो एक दिन आपका ही घर जल जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।